गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज का जो है हमारा जो ये क्लास है बीए थर्ड ईयर ऑनर्स कोर्स, जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स के जो बच्चे हैं और उनके लिए है। और उनके कोर्स में जो पेपर 7 है, जिसकी चर्चा मैंने कल भी अपने क्लास में की थी। और कल हमने उस एक महत्वपूर्ण विचारक जो जॉन लॉक हैं, उनकी चर्चा हमने कल के क्लास में की थी। और उनके जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ जो थीं, रचनाएं, उनकी शैलियाँ और उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी। आज के क्लास में हम उसी थ्योरी से संबंधित जो सामाजिक समझौते संबंधी जो उनके विचार थे, उसकी आलोचना और राजनीति शास्त्र में उनकी जो देन थी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा जॉन लॉक का, उसकी चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जॉन लॉक एक अंग्रेज विचारक, जिनका जन्म 1632 में इंग्लैंड में हुआ, एक महान व्यक्तिवादी विचारक या उदारवाद की आत्मा अगर कहें, तो ये एक बहुत ही महान विचारक थे, जिन्होंने हॉब्स की भांति एक समझौतेवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसमें बताया मानव के प्राकृतिक अवस्था के बारे में, मानव के स्वभाव के बारे में चर्चा की। और संविदा के माध्यम से उसने जो शासन को स्थापित करने के लिए या संविदा के बाद जो राज्य के अस्तित्व के बारे में उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने कहा कि जो शासन जो स्थापित होगी, संविदा जो होगा, वह जो है उसमें प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है व्यक्ति को जो दी गई है, और उस प्राकृतिक स्वतंत्रता की जिसकी व्याख्या उसने कही कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, उसकी रक्षा की जा सकेगी। और उसकी रक्षा के लिए जो है वो संविदा का सहारा लेते हैं। और उस समय जो समाज में जो 3 जो प्रॉब्लम्स वो देखते हैं, उन्होंने मानव के अच्छे रूपों का चित्रण किया। मानव में दया, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, समन्वय आदि गुणों के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन इन सब के बावजूद जो है, चूँकि कोई सत्ता नहीं थी, कोई लिखित कानून नहीं था और कोई दंड की व्यवस्था नहीं थी संपत्ति की रक्षा करने के लिए, उन्होंने 3 जो अधिकार बताए, उसमें संपत्ति का जो अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार बताया। और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने संविदा के माध्यम से राज्य के निर्माण की बात कही। तो वो जो राज्य बना, उसमें उसके गुण के बारे में हमने कल पढ़ा था कि वह किस तरह का गुण होगा, वो राज्य किस तरह का राज्य होगा। वो जो राज्य होगा जनता के अनुमति और सहमति से बनेगा, और उसमें जो है राजा के का जो है उत्तरदायित्व जो है, उद्देश्य जो है वो दिए गए होंगे, उसको उसकी पूर्ति करनी होगी। राज्य जो होगा उसमें रूल ऑफ लॉ होगा, वो एक सीमित सरकार होगी, निरंकुश सरकार नहीं होगी। और उस सत्ता के विरुद्ध व्यक्ति को जो है वो विरोध करने का भी अधिकार होगा। और वह एक सहिष्णु राज्य होगा, उसमें सभी धर्म के लोगों का, सभी विचारों का सम्मान होगा। तो इस तरह से उन्होंने जो है राज्य की विशेषता के बारे में, राज्य के स्वरूप के बारे में उन्होंने बतलाया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है
कुछ विचारकों के द्वारा उनके इस सिद्धांत की जो है आलोचना की गई है, और ये आलोचना किन आधारों पर की गई है इसकी चर्चा हम करेंगे अभी। और उसमें जो पहला जो आधार दिया गया है वो यह कहा गया है कि जो लॉक का प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण उन्होंने किया है वह काफ़ी भ्रमपूर्ण है। लॉक का जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण जो उन्होंने किया है वह नितांत भ्रमपूर्ण और हॉब्स से भी अधिक वास्तविकता से दूर दिखाई देता है, ऐसा विचारकों का मानना है। ऐतिहासिक और दार्शनिक दोनों ही दृष्टिकोणों से यह अमान्य है। प्रारंभिक जन समुदाय कभी भी इतना शांत, सामाजिक, नैतिक नहीं रहा है जितना कि लॉक के द्वारा समझा गया था व्यक्तियों के स्वभाव को। लॉक के समान प्राकृतिक अवस्था को आदर्श नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही यह भी एक प्रश्न उठता है कि यदि प्राकृतिक अवस्था इतनी आदर्श अवस्था थी जैसा कि लॉक ने उसका चित्रण किया है, उसका वर्णन किया है, तो फिर राज्य की निर्माण की क्या आवश्यकता थी? जब इतनी नैतिकता थी, इतने आदर्श थे, तो फिर राज्य जैसी संस्था के निर्माण की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों उन्होंने इसकी बात कही? क्योंकि जब नैतिक होगा व्यक्ति, सामाजिक होगा व्यक्ति, सद्गुणों से युक्त होगा व्यक्ति, तो उसमें कोई शोषण या कोई बुराई ही नहीं होगी। तो जब बुराई ही नहीं होगी तो फिर राज्य के अस्तित्व से क्या लेना देना? तो इस आधार पर इसकी जो है आलोचना की जाती है विचारकों के द्वारा। इसके बाद इसकी दूसरी जो आलोचना है के बारे में कहा जाता है कि राज्य की स्थापना का उद्देश्य जो है भौतिक नहीं है। उन्होंने कहा है कि राज्य की स्थापना का उद्देश्य भौतिक नहीं है। तो लॉक के अनुसार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की रक्षा के लिए जो है वो राज्य का निर्माण किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य और समाज का संबंध व्यक्ति का नैतिक विकास ना होकर उसका भौतिक विकास है। तो इस प्रकार इस दृष्टि से भी यह जो है सही और वांछनीय नहीं लगता। तीसरी जो इसकी आलोचना की गई है उसमें कहा गया है कि जो प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा है वो त्रुटिपूर्ण है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा का प्रतिपादन किया है वह सही नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। सेवाइन एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि इस बात का कोई अनुभूति सिद्ध प्रमाण नहीं दिया जाता है कि सामाजिक तथा राजनीतिक संबंध से अलग भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार होते हैं। इस संबंध में एक और बात यह कही जाती है कि स्वतंत्रता तथा संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार पर लॉक ने जो बल दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये अधिकार निरपेक्ष हों, किंतु अधिकारों की इस निरपेक्षता को स्वीकार नहीं किया जा सकता और लॉक की इस धारणा से मेल नहीं खाती कि व्यवस्था अंग को समाज में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है। तो इस आधार पर भी इसकी जो है विचारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा
आलोचना की जाती है। अगली जो आलोचना इनकी की जाती है उसमें कहा गया है कि संपत्ति संबंधी विचार जो इन्होंने दिया है वो असंगतपूर्ण है। लॉक के संपत्ति संबंधी विचार भी असंगतिपूर्ण है। यह तो एक ऐसी दो धारी तलवार की भांति है जिससे निर्धन वर्गों के स्वार्थ का हनन हो सकता है और पोषण भी हो सकता है। उसका तात्कालिक उपयोग तो पूंजीपतियों और जमींदारों के स्वार्थ का साधन हो सकता है, क्योंकि उसने कहा था कि जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, उस पर सभी का समान अधिकार होगा। लेकिन क्या ये समाज जो है समान रूप से समान है? जिसके पास ज़्यादा शक्ति होगी, जो सक्षम होगा, वो उस संसाधन को, उस संपत्ति को जुटाने में समर्थ हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अक्षम होंगे वो उस तरह से उस साधन को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से एक अमीरों और गरीबों के बीच जो खाड़ी होगी वो बढ़ती चली जाएगी, और एक तरफ पूंजीपति वर्ग और दूसरी तरफ जो है वो शोषित वर्ग, इस तरह का की जो बातें हैं या व्यवस्था है जो समाज में देखने को मिल सकती है। तो इस आधार पर भी उनकी आलोचना जो है वो की गई है और साम्यवादी विचारकों के द्वारा की गई है। इसके बाद इनकी अगली जो आलोचना की जाती है उसमें कहा जाता है कि निरंतर क्रांति की आशंका होगी। लॉक ने जिस राज्य की कल्पना की है और जिस राज्य के बारे में बताया है, उस राज्य में जो है लॉक ने कहा है कि व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार होगा। अगर वह किसी बात से असंतुष्ट है जनता, तो वह सरकार के विरुद्ध विरोध कर सकती है, करने का अधिकार जो है वो देते हैं। तो इसके अतिरिक्त जनता को वह सरकार के कार्यों को जांच करने का भी अधिकार दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो लॉक का जो दर्शन है वो जनता के लिए विद्रोह का लाइसेंस बन जाती है और सरकार के पास अपनी रक्षा के लिए कोई साधन नहीं रहता। तो एक ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें जनता बार बार अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष जो है वो विद्रोह या क्रांति कर सकती है, और इसकी आशंका जो है हमेशा जो है वो बनी रह सकती है। तो इस आधार पर भी इनकी जो समझौतावादी सिद्धांत है उसकी आलोचना की गई है। इसके बाद है राज्य सत्ता। अगली जो आलोचना है वो है राज्य सत्ता विभाजित नहीं होती। लॉक के विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सत्ता व्यक्तियों तथा राज्य में बटी हुई है, किंतु वास्तव में जो राज्य सत्ता होती है वो विभाजित नहीं होती है, ऐसा विचारकों का मानना है। और इस आधार पर जो भी कुछ विचारक हैं उन्होंने इसकी आलोचना की है कि जो राज्य सत्ता है वो कभी विभाजित नहीं होती, जिसकी बात लॉक ने अपने दर्शन में कही है। अगली आलोचना जो है वो है कि वैधानिक राजसत्ता को महत्व नहीं। जो वैधानिक राजसत्ता है उसको महत्व नहीं दिया गया है इनके दर्शन में। तो लॉक के दर्शन की एक गंभीर त्रुटि यह है कि लॉक ने वैधानिक राजसत्ता को महत्व नहीं दिया है। और इस संबंध में एक विचारक है गिलक्राइस्ट, उन्होंने लिखा है कि हॉब्स ने राजनीतिक सत्ता को अस्वीकार करते हुए वैधानिक राजसत्ता का प्रतिपादन किया है। लॉक ने राजनीतिक राजसत्ता की शक्ति को स्वीकार करते हुए वैधानिक राजसत्ता को मान्यता नहीं दी है। लॉक यह देखने में असफल रहे हैं कि क्रांति चाहे कितनी भी वांछनीय क्यों न हो, वह कभी भी वैध नहीं हो सकती। ये बात जो है गिलक्राइस्ट ने कही है। इसके अतिरिक्त लॉक जो है वो संप्रभुता या प्रभुसत्ता की प्रकृति अथवा स्थिति को भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं
और इसलिए भी इनकी जो है आलोचना जो है वो की गई है। तो ये कुछ आलोचनाएं थी जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा की गई थी, जिसमें इनकी प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण है उसके बारे में बताया गया, राज्य के जो प्राकृतिक जो उनके अधिकार, उसमें संपत्ति के अधिकार को जो है वो भौतिक अधिकार के रूप में स्वीकारा गया, और प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा थी उसको त्रुटिपूर्ण बताया गया, संपत्ति संबंधी विचार को अतर्कसंगत पूर्ण बताया गया है, और निरंतर क्रांति की संभावना जो है इनके राज्य में होती रहेगी, और राज्य सत्ता विभाजन की जो बात की गई है उसकी भी आलोचना की गई है। और इस तरह से एक वैधानिक सत्ता के महत्व पर जो है उस पर जोर नहीं दिया गया है। इन सब कारणों के वजह से इनका जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत या संविदावादी सिद्धांत है, इसकी आलोचना विद्वानों के द्वारा की गई है। लेकिन इन सभी आलोचनाओं के बावजूद इन्होंने इनका जो दर्शन है वो राजनीति विज्ञान के लिए, शास्त्र के लिए एक बहुत उपयोगी, अतुल्य एक देन है इनकी, जिसको हम नकार नहीं सकते। तो अब हम ये चर्चा करेंगे कि इनके विचार हैं वो क्या है, और किस तरह से राजनीति विज्ञान में वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और वर्तमान युग में भी किस तरह इनके दर्शन, इनके विचारों की प्रासंगिकता जो है वो बनी हुई है। तो राजनीति शास्त्र के प्रति जो लॉक का जो देन है, उसमें जो सबसे पहले जो प्रमुख जो उनकी महत्ता बताई जाती है वह यह है कि इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के बारे में बताया, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बारे में इन्होंने बताया, और उसने जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार माना है, जन्मसिद्ध अधिकार उसको माना है, और यह कहा है कि इनकी रक्षा करना जो है राज्य का कर्तव्य है, राज्य का दायित्व है। राज्य किसी भी व्यक्ति से इन प्राकृतिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है। यदि किसी राज्य के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध जनता को वह एक महत्वपूर्ण अधिकार देते हैं कि वह उसके विरुद्ध जो है वो जनता कदम उठा सकती है, विद्रोह कर सकती है। और आज तक लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की भांति ही नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मतलब इन्होंने उस समय जो ये अधिकार के बारे में जो बात की, अगर हम इसकी चर्चा करें तो हम देखते हैं कि किस तरह से बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से जब ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई तो इन अधिकारों को उसमें स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। उसके बाद जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसमें भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में बात की गई। फिर जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसको स्वतंत्रता मिली तो उसने भी अपने संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में इन 3 अधिकारों को समाहित किया है, के साथ और भी अधिकारों को समाहित किया है। और उसके बाद जब यूडीएचआर बना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बना, और उसमें भी व्यक्ति के बहुत सारे मानव अधिकारों की चर्चा की गई, घोषणा की गई। और फिर जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उसके बाद जब हमने संविधान का निर्माण किया तो इन अधिकारों को भी हमने संविधान में शामिल किया, और एक महत्वपूर्ण भाग जो हमारे संविधान का भाग 3 है, मौलिक अधिकारों
का जो भाग है, भाग 3, उसके अंतर्गत हमने इन सारी स्वतंत्रता, जीवन, संपत्ति, इन सभी अधिकारों को समाहित किया, क्योंकि ये जो है तीनों अधिकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, या कहें कि बहुत ही मूलभूत अधिकार हैं। इनके एब्सेंस में व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है, और इस बात को लॉक ने समझा और इन अधिकारों को माना, और उनका ये सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स का, वो आज भी हम देखते हैं कि अपनी जो प्रासंगिकता है वो बनाए हुए हैं, और सभी देश जो है इन अधिकारों को अपने संविधान में किसी न किसी रूप में शामिल किए हुए हैं। इसके बाद जो दूसरा कंट्रीब्यूशन इनका है राजनीति शास्त्र के अंतर्गत, वो ये है कि लॉक ने के द्वारा राज्य का निर्माण जो है जनता की रक्षा यानी कल्याण के लिए किया जाता है, ठीक है। और वह कहते हैं कि जनता के लिए राज्य है, राज्य के लिए जनता नहीं। मतलब वह व्यक्ति को राज्य से ऊपर रखते हैं। इस प्रकार लॉक ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो व्यक्तिवादी सिद्धांत हैं उसको महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। और जॉन लॉक जो है वो व्यक्तिवादी वाद जो है के प्रबल समर्थक रहे हैं। व्यक्ति उसके राजनीतिक दर्शन का आधार रहा है, उनका जो राजनीतिक दर्शन रहा है उसका आधार ही व्यक्ति रहा है। और लॉक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की रक्षा के लिए 3 अधिकार प्रदान करता है। प्राकृतिक अधिकार को वह व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं और स्वाभाविक अधिकार समझते हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि संविदा राज्य की उत्पत्ति और सरकार की स्थापना का उद्देश्य इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। इसी उद्देश्य से वह राज्य की सत्ता पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध और मर्यादाएं स्थापित या आरोपित करने की बात भी करते हैं। इसके बाद लॉक ने उनका व्यक्तिवादी विचार जो है लॉक का के अंतर्गत, लॉक ने धर्म विषयक विचारों में भी व्यक्तिवादी की झलक आती है। वह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार धार्मिक पूजा पाठ और उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। उनके मतानुसार राज्य के तमाम नागरिक को इस बात की खुली छूट होनी चाहिए कि वह अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को या संप्रदाय का सदस्य बन सकता है। इसके बाद जो उनकी महत्वपूर्ण मतलब एक सहिष्णु राज्य के बारे में उन्होंने कंसेप्ट दिया है अपने व्यक्तिवादी विचारधारा के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ लॉक ने जनता की सहमति पर आधारित वैधानिक शासन संबंधी विचार का प्रतिपादन किया, जिसे लॉक का देन के रूप में माना जाता है। और लॉक ने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से राजाओं के जो दैवीय अधिकार द्वारा शासन करने का जो सिद्धांत था उसका खंडन किया है। और 18वीं और 19वीं शताब्दी में के राजनीतिक सुधारकों का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत लॉक का वैधानिक शासन संबंधी विचार था। वैधानिक शासन मतलब विधि के अनुसार शासन का विचार था। लॉक के विचार का प्रभाव जो उस समय के विचारक थे, नालपोल, जेफरसन, काबूर आदि विचारकों पर, सुधारवादी जो विचारक जो उस समय के थे,
उन पर इनका असर, इनका प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है। अगली जो महत्वपूर्ण इनकी देन है वो ये है कि लॉक ने जनता के हाथों में, लॉक का जो राज्य की कल्पना की है, बताई है, उसके अंतर्गत जनता के हाथों में संप्रभुता होती है। वह यह मानते हैं कि व्यक्ति जो है राज्य को अपने अधिकार कुछ विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिए हैं व्यक्ति ने, और शेष अधिकार तथा प्रभुसत्ता जनता में ही बनी रहती है। मतलब कुछ सर्टेन ऑफ राइट्स वो देते हैं अपने उसकी रक्षा के लिए, और बाकी जो अधिकार है व्यक्ति के पास ऑलरेडी जो है रहते हैं उसकी प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए। लॉक ने इस प्रयास को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अगली जो बात उन्होंने कही है वो यह है कि राजनीति शास्त्र में शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत का जो है वो बीजारोपण एक तरह से करते हैं, और इस सिद्धांत का खासकर जो अमेरिकी विद्वान हैं, अमेरिकी जो विचारक हैं, उन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है और पड़ा। और मॉन्टेस्क्यू जो एक विचारक हैं, उन्होंने इसी के आधार पर शक्ति विभाजन तथा शासन संबंधी कार्यों के त्रिय विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मतलब शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए। शक्तियों का त्रिवर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये अलग अलग होनी चाहिए और इनके अपनी अपनी अलग अलग शक्तियाँ होनी चाहिए, अपने अपने अलग अलग कार्य होने चाहिए। तो इस तरह से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का बीजारोपण जिसका किया लॉक ने, उसको मॉन्टेस्क्यू आदि विचारकों ने आगे बढ़ाया। और आज वर्तमान युग में भी हम देखते हैं कि इस तरह से इनके सिद्धांत को हम लोग बनाए हुए हैं और आज हम इसी तरह की व्यवस्था को अपनाए हुए हैं। इसके बाद जो इनकी एक महत्वपूर्ण देन जो है उपयोगितावादी सिद्धांत में है, और उसने बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, और उसने कहा है कि जो मनुष्य का संपूर्ण कार्य जो होता है वो सुखों की प्राप्ति और दुखों के निवारण के लिए होता है। मनुष्य जो भी कार्य करता है उसके पीछे उसका ध्येय ये होता है कि सुखों की प्राप्ति हो सके और दुखों का निवारण हो सके। तो लॉक का कहना है कि मनुष्य द्वारा नैतिक सिद्धांत के अनुसरण के पीछे भी आनंद का उद्देश्य है। वास्तव में ये बेंथम पर लॉक के इस विचार का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद के जो विचारक, जो उपयोगितावादी विचारक बेंथम, मिल वगैरह हुए, तो उनमें इस उपयोगितावादी सिद्धांत का भी बीजारोपण एक तरह से आप देखें तो लॉक ने किया। और बाद के विचारक जो बेंथम ने कहा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की जो बात की गई, वो इसी जो इसकी बात जो थी कि मनुष्य संपूर्ण कार्य अपने सुखों के लिए की प्राप्ति के लिए करता है और दुखों के निवारण के लिए करता है, इससे मोटिवेट होकर जो बाद के विचारक, उपयोगितावादी विचारक, महान विचारक हुए, उन्होंने इसको अपने दर्शन का स्रोत बनाया और इस विचारधारा को जो है वो आगे बढ़ाया है। तो इस प्रकार ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे लॉक का राजनीति शास्त्र के अंतर्गत, जिसके कारण हम उन्हें भुला नहीं सकते और अस्वीकार भी नहीं कर सकते। कोई भी सिद्धांत, उसमें जो कमियां होती हैं उसको दूर करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए नए सिद्धांत भले ही ज़रूर आते हैं, लेकिन उसके आने से उस सिद्धांत की उपयोगिता जो है वो कम नहीं होती। क्योंकि लॉक ने जो विचार दिया, उस समय जो विचार दिया, वो विचार अगर हम देखें तो आज भी जीवित है। आज भी देश के अधिकांश जो लोकतांत्रिक देश हैं, उसने इन सभी सिद्धांतों को अपनाया है। उसने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया,
उसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, धर्म की सहिष्णुता की बात की, सीमित सरकार की बात की, सीमित गणतंत्र की बात, सीमित जो राजतंत्र थी उसकी बात की, शक्तियों के पृथक्करण की बात की, धर्म से संबंधी विचार की, और एक महान व्यक्तिवादी विचारक जिसका संपूर्ण जो चिंतन का स्रोत और जो था वो व्यक्ति ही वो केंद्र था। और उसने कहा कि जो राज्य जो होता है, राज्य का अस्तित्व जो है वो व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है, उसका केंद्र बिंदु था। एक महान व्यक्तिवादी विचारक, उदारवादी विचारक के रूप में जो उसका योगदान था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखता है। और बहुत सारे नए सिद्धांतों का प्रतिपादन उसका जो है उसने किया, जैसे विधि शासन जो है, वैधानिक शासन की बात उसने की, विधि के शासन की बात की, शक्ति पृथक्करण की बात की, और उसके उपयोगितावादी विचार जो थे जिसको आगे मिल वेंथम के द्वारा आगे बढ़ाया गया। तो इस तरह से राजनीति शास्त्र में उसने कई नए सिद्धांतों का बीजारोपण किया, और या उसकी झलक उसके सिद्धांतों में, उसके विचारों में, उसके दर्शन में हमें देखने को मिलती है। तो ये था लॉक का कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत उसका क्या कंट्रीब्यूशन था उसका अध्ययन हमने किया। आई होप आपको समझ में आया हो। कल हमने इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, इसके विचारों के बारे में पढ़ा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हमने इसके सिद्धांत की जो विचारकों के द्वारा आलोचना की गई उसका अध्ययन किया हमने, और फिर हमने मूल्यांकन किया, और मूल्यांकन करके जो हमें जो समझ में आया कि इसकी उपयोगिता क्या थी उन बातों की हमने चर्चा की। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत यह एक महान विचारक था, अंग्रेज विचारक था, जिसने बहुत से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है वो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया है, और उसके विचारों की प्रासंगिकता आज भी सभी देशों में के संविधानों में या सभी देशों की शासन व्यवस्थाओं में परिलक्षित होती है, हमें देखने को मिलती है। तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।